50 करोड़ टीका लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। रविवार को पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। प्रधानमंत्री ने मास्क का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल भी दिया था ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,47,417 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 84,825 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी अवधि में 84,825 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,17,531 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 95.59% है। राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 486, कर्नाटक में 479 और पश्चिम बंगाल में 294 केस सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां अभी तक 275, तेलंगाना में 260 और गुजरात में अब तक 236 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और हरियाणा में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 100 है। राहत की बात यह है कि 2,162 मरीज ओमिक्रॉन को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 4,753 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसमें राजधानी रांची में 1,268 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक 1,280 संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 30,986 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 154 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 157 करोड़ 36 लाख डोज उपलब्ध कराए गए हैं। राजधानी रांची में 15 से 18 वर्ष के किशोरों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। एक ओर तो वो खुद भी टीका ले रहे हैं, दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सैनिटाइजर का यूज करते रहे, जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और कोरोना इस महामारी का सबसे बड़ा ये दौड़ के वैक्सीन लिया। जैसा कि सबको ये अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लेने से बहुत सारी परेशानियां हो रही है, बच्चों को नहीं लेना चाहिए। मैंने भी वैक्सीन लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ना तो थोड़ा बहुत फीवर आता, वो तो हम भी जब बचपन में जब हम लोग टीका लगाते थे उस वक्त भी फीवर थोड़ा आता था।
तो इसलिए आप लोग सबों से विनम्र निवेदन है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, वैक्सीन जरूर लें, मास्क पहने और सैनिटाइजर लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करें और कोरोना को हराएं और देश को जिताएं। 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है, वो काफ़ी मददगार है ऐसे हालातों में। मैंने अपनी वैक्सीन ले ली है और मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया गया है। मैंने भी वैक्सीन ले ली है, यह बिल्कुल सेफ है और मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट। आप लोग सब भारतवासियों से अपील करता हूँ कि आप कोरोना की वैक्सीन लीजिए और इस भारत को कोरोना से मुक्त कराइए। और हमेशा याद रखिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इस तरह से हम लोग भारत को कोरोना से मुक्त कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और मैंने अपना वैक्सीन ले लिया है और मैं अपने युवा दोस्तों से यह आग्रह करूंगा कि वे भी आगे आए और अपना वैक्सीनेशन करवाएं और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। और मैं वैक्सीनेटेड हूँ। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप वैक्सीन लगवाएं और मास्क का प्रयोग करें। मैं वैक्सीनेटेड हूँ, अब आपकी बारी। धन्यवाद। इधर गढ़वा जिले में भी 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय गढ़वा में विद्यार्थियों के लिए कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने खुद तो टीका लिया ही, साथ ही लोगों से आग्रह किया कि कोरोना का टीका लेकर देश को कोरोना से मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। वैक्सीन लिखना है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं वैक्सीन ले लिया हूँ। मैं अपील करता हूँ सब अपने विद्यालय के सभी छात्रों और साथियों को कि आप भी कोरोना का वैक्सीन लें, जिससे कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। और मैं भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वैक्सीन को लेके बहुत खुश हो रहे हैं और हम लोग को चाहेंगे कि इस वैक्सीन को और लोग भी ले और कोरोना महामारी को हराएं। पीजी ने अनाउंसमेंट किया है, बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन आया है उसे लेने के लिए हम लोग मतलब रेडी हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है। आज स्कूल में ये कैंप लगा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग आकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। इससे हम लोगों ने बहुत पसंद है कि हमारे लिए भी ये वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाया गया है। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जो भी 15 से 18 वर्ष में हैं सभी वैक्सीन ले लें। और साथ ही मैं भारत सरकार या केंद्र सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गढ़वा के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने टीका केंद्र इंडोर स्टेडियम में पहुंचकर कोरोना टीका का बूस्टर डोज लिया। इस दौरान उपायुक्त ने टीका केंद्र का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से टीका लेने की अपील की और कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने का एकमात्र उपाय कोरोना नियमों का पालन करना और टीका लेना है। हमारे गढ़वा जिला प्रशासन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्री दिनेश्वरी जी, मंडल पदाधिकारी बंशीधर, श्री आलोक कुमार और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ प्रिकॉशन डोज लिए हैं। जिले में हर पंचायतों में टीकाकरण की टीम कार्यरत है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक वायरस है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। संगठन के महानिदेशक ने बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक वायरस है। Some of the supply constraints we faced last year are now starting to ease, but we still have a long way to go to reach our target of vaccinating 70% of the population of every country by the middle of this year. 90 countries have still not reached the 40% target, and 36 of those countries have vaccinated less than 10% of their populations.
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI को दैनिक सामान उपलब्ध कराने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में निवेश कुमार, शुभम पोद्दार, ध्रुव कुमार सिंह, आमिर चंद, आर्या कुमार सिंह, उज्जवल कुमार, प्रवीण कुमार और सुभाष पोद्दार हैं। पुलिस ने इनके पास से 60 लाख रुपए से अधिक नकदी समेत PLFI का पर्चा, पोर्टेबल टेंट, स्लीपिंग बैग, 4 वाहन समेत कई हथियार भी बरामद किया है। भारत आज केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी के तीसरे दिन कल के स्कोर 2 विकेट पर 57 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। तीसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट पर 57 रन के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी फिर से शुरू करेगा। पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 223 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं दूसरे दिन के खेल में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर मेजबान टीम को 210 रन पर ढेर कर भारत ने 13 रन की बढ़त हासिल करने में सफलता पाई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के वक्त भारत ने 2 विकेट पर 57 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर टीम के पास 70 रन की बढ़त थी। चेतेश्वर पुजारा 9 जबकि कप्तान विराट कोहली 14 रन बनाकर खेल रहे थे। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज मौसम साफ हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 14 और 15 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 16 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। आज से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। लोहड़ी के अवसर पर आग जलाई जाती है। फसल कटाई से संबद्ध इस उत्सव के अवसर पर मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गजक पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों में बांटी जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने लोगों में भाईचारा, उनके जीवन में खुशी और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। इधर राजधानी रांची के युवाओं में मकर संक्रांति को लेकर कागज और प्लास्टिक के बाद अब कपड़े की पतंग के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। कोरिया से आ रहा कपड़े के पतंग की काफी मांग है। शहर के पुराने पतंग विक्रेता के यहाँ ऐसे पतंग के खरीदारों की लंबी लाइन लग रही है। हालांकि दुकान में कोरोना के बीच पहले की तरह भीड़ नहीं है, लेकिन लोग इस बार खासकर युवा मकर संक्रांति पर इस तरह के पतंग को उड़ाकर ये त्योहार मनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा कागज की पतंगों में मोदी पतंग, छोटा भीम पतंग और डोरेमोन पतंग की भी खूब बिक्री हो रही है। पहले वाले जो लट्टू है पतंग, हाँ, सबसे क्या करोगे? वो सब भी उड़ाएंगे। सबसे पहले ये वाले उड़ाएंगे। और कितने पीस लिए तुमने? 100 पीस लिए? हाँ। पूरे बांटोगे सब दोस्त यार को? हाँ। चलो चलो, क्या नाम है बेटा? और ये कौन सा छोटा भीम हुआ है, तो बहुत कपड़े की पतंग की क्या खूबी है? कपड़े की पतंग ये कि लोग एग्जीबिशन रस्तों के लिए अपने एंटरटेन के लिए उड़ाते हैं और उसको उड़ाने के बाद फिर फोल्ड करके उसको रख देना है। और हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आते हैं किसी कंपाउंड से, उनका खास ऑर्डर पर ये पतंग आया है। संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सोहराय उपराजधानी दुमका में इन दिनों धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोहराय पर्व का आज चौथा दिन है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इसका समापन होगा। सोहराय को लेकर जहां संताल आदिवासी समाज के बच्चों से लेकर वृद्धों तक में जबरदस्त उत्साह है, वहीं कोरोना को लेकर लोग सतर्क भी हैं। जगह जगह सोहराय समारोह भी आयोजित किया जा रहा है।
सोहराई जो है ये बहुत आदिकाल से आदिवासी समाज संथाल समाज में मनाते आ रहे हैं। इसका सोहराई मनाने का पर्पस था जब पूर्व आदिकाल में जब गाय जो है जंगल से लाने के क्रम में मरामबुरु को उसको कह दिया था कि आप लोग को अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पिछले दिनों पंजाब दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की अपेक्षा है। एविडेंस आएंगे तो मेरा काम है कि समाज को भी बताना और सुप्रीम कोर्ट में भी इन चीजों को ले जाना। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट होता है, देश की हर जनता उसको सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करती है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी के बारे में। (1857) के विद्रोह से बहुत पहले भारत के जनजातीय समुदायों ने उपनिवेशवादियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तिलका माझी उन अग्रणी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे वर्ष 1784 में 13 जनवरी को शहीद हुए थे। अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तिलका माझी ने जनजातियों को तीर धनुष चलाने में प्रशिक्षित सेना के रूप में संगठित किया। वर्ष 1770 में संथाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। तिलका ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना लूटा और इसे गरीबों में बांट दिया। तिलका के इस मानवीय कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य जनजाति भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ ही शुरुआत हुई उनके संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह की। तिलका माझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले जारी रखे। साडे सिंगड़ सकवा। वर्ष 1784 अंग्रेजों के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोह का वर्ष माना जाता है। तिलका माझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तिलका, दारे बुरु कर दे राम मन घाने घाने पाते। अंग्रेज तिलापोर जंगल के चारों ओर जमा हो गए जहां से हमला हुआ था, लेकिन तिलका और उनके साथियों ने कई सप्ताह तक अंग्रेजों को रोके रखा। 1784 में जब वे अंततः पकड़े गए, उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और पूरे रास्ते घसीटते हुए भागलपुर कलेक्टर के निवास तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनके क्षत विक्षत हो गए शरीर को बरगद के पेड़ से लटका दिया। आजादी के बाद सरकार ने उसी स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। भागलपुर विश्वविद्यालय को भी उनके नाम से विभूषित किया गया। माटी के उस महान सपूत को हमारा नमन। दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान 13 जनवरी 1849 को
चिलियांवाला की लड़ाई हुई थी। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ ह्यूग गाउफ के नेतृत्व में सामने थी। सिख सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। हथियारों और सैनिकों के नुकसान के साथ अंग्रेजों की हार ब्रिटिश सेना के मनोबल पर एक तमाचा था। चिलियांवाला में अंग्रेजों के सम्मान को धक्का उन मुख्य कारणों में से एक था जिसने 9 वर्ष बाद 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आज के ही दिन हम फकीर मोहन सेनापति का भी स्मरण करते हैं, जो आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। 13 जनवरी 1843 को जन्मे फकीर मोहन सेनापति एक समाज सुधारक और सशक्त लेखक थे, जिनकी रचनाओं ने जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार किया। नदी परी मो जीवन जाऊअछि बही हसी कांदी कुळु कुळु कथा कही कही। श्री सेनापति ने संस्कृत से रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का ओडिया भाषा में अनुवाद किया। सेनापति ने राष्ट्रीयता और भाषा को एक साथ पिरोया, क्योंकि उनका मानना था कि भाषा से ही राष्ट्रीयता निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा खोकर प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की भाषा और साहित्य का विकास उसकी प्रगति की मौलिक शर्त है। भारतीय साहित्य को फकीर मोहन सेनापति का अतुलनीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह कुंभीर भुजंग जतने लुचाउछंती निज निज अंग। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता निगरानी और अनुश्रवण विषय पर गढ़वा में प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गढ़वा के पंचायत भवन में जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान जल की गुणवत्ता और वर्षा जल संरक्षण के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार ने जल की उपयोगिता और इसके संरक्षण पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ साथ जल से संबंधित जलकर का हम लोग जो बात करते हैं कि इसके रख रखाव और संचालन के लिए किया जाएगा, उसको संग्रह करने में भी सहयोग करना है। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला के जन गुणवत्ता प्रबंधक अनुज कुमार चौबे ने जल गुणवत्ता की उपयोगिता को बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना घर घर नल, घर घर शुद्ध जल को पहुंचाना ही प्रशिक्षण का मकसद है। प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। इसके तहत नल जल योजना के माध्यम से सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। प्रशिक्षण के बाद जल सहिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शुद्ध जल और जल संचय की उपयोगिता को घर घर तक पहुंचाना है। जल को हम लोग के हर घर में नल से जल मिलेगा और हम लोग के शुद्ध जल मिलेगा। इस तरह के प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ये कोशिश की जा रही है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिल सके। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने सिमडेगा के कोलेबीरा में 4 जनवरी को हुए बॉम्ब लिंचिंग मामले में डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राजभवन में डीजीपी से मामले की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है। जामताड़ा में कोविड-19 के कारण मरने वाले 16 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा की अध्यक्षता में जामताड़ा जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। प्रत्येक आश्रित को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
मकर संक्रांति को लेकर डेयरी में भी खास इंतजाम किए गए हैं। संक्रांति में दूध और दही की विशेष मांग होती है। इसे देखते हुए डेयरी वालों ने 10 जनवरी से ही दूध और दही की मांग के अनुरूप आपूर्ति बढ़ा दी है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित सदाबहार चौक के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 4 पहिया वाहन और ऑटो में हुई टक्कर में ऑटो पर सवार तीनों लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा टाटा स्टील कंपनी में देश भर में कार्यरत महिला पदाधिकारियों को अपने सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑनलाइन मोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को कई जानकारियां दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहरी इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड जांच, मास्क की उपयोगिता को लेकर चेक पोस्टों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोरोना महामारी का फैलाव रोकने के उपायों का लेंगे जायजा। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4750 से ज्यादा नए मरीज मिले। 15 दिनों में सक्रिय मामले लगभग 15 गुना बढ़कर 30,000 के पार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पीएलएफआई के आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगी गिरफ्तार। पूछताछ में कई खुलासे। और राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम साफ, ठंड बढ़ने के आसार। बेकारी की वजह से काफी मुश्किलों में हो गए। कर्ज होगा, बिल चुकाने होंगे, घर का किराया, खाने का बिल, दर्जी का बिल। जी दर्जी का नहीं। तो देखो, हम तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर कर देंगे। उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? शादी करनी होगी। स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोविड-19 ने फिर से एक बार तहलका मचा दिया है। जी हां, तीसरी लहर जिसकी हम लगातार बातें कर रहे थे वो हमारे सामने है और लगातार बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। आखिर हम ऐसे में क्या करें और क्या न करें, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ